गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ संयोगिता यादव, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस केमिस्ट्री बाय संयोगिता मैम में आपका स्वागत है। हमने पिछले 3 वीडियोज़ में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज बच्चों हम उसका प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाती हूँ मैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ना रहें, दूर हो जाएं, सारे प्रॉब्लम्स समझ में आ जाए आपको अच्छे से। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो बीएससी लेवल में तो ये जो क्वेश्चन है इनकी शेप के बारे में एक्सप्लेन करवाते हैं कि दिए गए मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कीजिए हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे आप किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसी फॉर्मूला पर बेस्ड मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इन एग्जाम्पल्स का अपन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, साथ साथ ये भी बताते चलेंगे कि उसमें कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, यानी कि उसकी शेप क्या होगी। तो पहले एग्जाम्पल अपन लेते हैं BF4 और BF4 नेगेटिव और BH4 नेगेटिव। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको n = n, यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसको कैलकुलेट करना है अपने को। इसके बेसिस पर अपन बताएंगे उसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें sp। n वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। n वैल्यू 4 आने पर sp3। ये dsp2 भी हो सकता है। n5 होने पर dsp3, n6 होने पर d2sp3 और n7 होने पर d3sp3। तो n वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे अपन इसमें सब में हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। n = फॉर्मूला मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको वापस से रिवाइज हो जाए एक बार। n = टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड एटम्स। केवल सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड को नहीं लिखना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड एटम्स अपॉन 2 ± चार्ज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन अभी n वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और n के बेसिस पर उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। फर्स्ट एग्जांपल BF4 नेगेटिव, BH4 नेगेटिव, बोरोन सेंटर एटम। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में। बोरोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए फटाफट, 1s2 2s2 2p1। तो वैलेंस सेल 2 है, 2 में कितने आ जाएंगे 3। तो बोरोन के पास में वैलेंस सेल में होंगे 3। तो n = 3 प्लस सिग्मा बॉन्ड से कितने जुड़े हुए हैं, दोनों ही जो एटम है फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ये दोनों ही कैसे हैं, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स हैं, सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो दोनों में सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई है 4। 3 + 4 और अपॉन 2, लेकिन इस पर एक माइनस चार्ज भी है तो अपन क्या कर देंगे उसको +1। तो n = 8/2 क्या हो जाएगा इसका 4। तो n की वैल्यू 4 है तो इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है sp3। क्योंकि यहाँ d होता ही नहीं है तो अपन d पर नहीं जाएंगे। क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, इसी दोनों में ही क्या हो गया है sp3। अगला एग्जांपल लेते हैं हम CO2। कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, बोरोन उसके जस्ट बाद में क्या आता है कार्बन। तो वैलेंस सेल में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 4 प्लस सिग्मा बॉन्डेड एटम्स हैं क्या इसमें, केवल सिग्मा बॉन्डेड। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम जानते हैं कौन सा होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्डेड एटम होता है। तो ऑक्सीजन को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड वालों को ही लेना है। तो ये 0 हो जाएगा, चार्ज कुछ नहीं है तो वो भी 0 आ जाएगा। तो 4/2, n = 4/2, 2 के लिए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp। तो CO2 में क्या हो गया है sp। इन दोनों में क्या बताया था sp3।
sp3 यानी कि Nu की वैल्यू 4 थी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो यहाँ पर जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो भी 4 हैं, तो बॉन्डेड एटम्स अगर 4 हैं तो उसकी रेगुलर शेप होगी हाइब्रिडाइजेशन की, वो क्या होगी, टेट्राहाइड्रल, यानी कि उसमें कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है और sp के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, 2 के लिए 2 एटम्स इसमें जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन इसमें जुड़ी हुई हैं, तो इसकी भी रेगुलर शेप हो जाएगी लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगला एग्जाम्पल CO3 2-, CO3 2- में सेंटर एटम कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स नहीं है, 0 है, लेकिन साथ में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 4 + 2 6/2, 6/2 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें sp2, 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2, तो CO3 2- में हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 के लिए रेगुलर शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पर भी 3 एटम्स जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन हैं, तो इसकी भी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगला एग्जांपल SCO3-, कार्बन एटम सेंटर एटम है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हैं, एक इस पर चार्ज है 5 हो जाएगा, और साथ में एक इसमें सिग्मा बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है, 6 हो गया, 6/2 3, और 3 के लिए वापस से हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा sp2। SO4 2-, सल्फर सेंटर एटम, सल्फर के वैलेंस शेल में, चूंकि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का ही है, तो ऑक्सीजन के पास में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। बोरोन में देखिए, बोरोन में 3, कार्बन उसके बाद में आता है उसमें 4, उसके बाद में आता है नाइट्रोजन उसमें 5, और उसके बाद में आता है ऑक्सीजन, उसमें कितने हो जाएंगे 6, और आयोडीन में 7। तो यहाँ पर सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसके वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 0, लेकिन साथ में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 6 + 2 8/2 के लिए n की वैल्यू 4 आएगी, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। n की वैल्यू 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 ही एटम जुड़े हुए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, शेप रेगुलर शेप होगी टेट्राहाइड्रल। अगला एग्जाम्पल CO2 रिपीट हो गया है, इसको मिटा देती हूँ, कोई बात नहीं। उसके अगला एग्जाम्पल है NO2, नाइट्रोजन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, चार्ज कुछ नहीं है, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स भी नहीं है, तो 5/2 2.5 हो तो उसको आगे वाला कंसीडर कर लेते हैं, तो इसकी शेप हो जाएगी इसमें sp2, लेकिन साथ में इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। NO2- 5 6/2 हो जाएगा, और 6/2 के लिए 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, और NO2- में क्या प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। NO2+ में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो एक माइनस कर देंगे इसमें से, 4/2 के लिए कितना आएगा, इनकी वैल्यू 2, और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, तो NO2+ के लिए क्या हो जाएगा इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों के लिए NO2 और NO2- के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और NO2+ के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, लेकिन इन दोनों में से इसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें बॉन्ड एंगल में डिफरेंस होगा, चूंकि यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका रिपल्शन ज़्यादा होगा बजाय कि एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये हो गया H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में सेंटर एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, एक पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर देंगे 5, और साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स हैं, 8 हो जाएगा, 8/2 n = 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो H3O पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अगला एग्जाम्पल ICl2-, सेंटर एटम आयोडीन, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, प्लस सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 2 क्लोरीन हैं 2, प्लस
एक चार्ज है इस पर माइनस, तो इसको हम प्लस कर देंगे अपॉन 2, 10/2, n की वैल्यू 5, और 5 के लिए कितना क्या लिखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, ये रहा, क्या हो जाएगा इसमें dsp3। dsp3 तो अभी आपने कहा कि n की वैल्यू 5 है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 5 हैं, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर के रूप में हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल में केवल सराउंडिंग एटम्स 2 ही हैं। सराउंडिंग एटम 2 है, मतलब कि इसमें 2 एटम तो जुड़े हुए हैं, तो 3 क्या हो जाएंगे इसमें लोन पेयर। तो वैसे तो इसकी जो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी रेगुलर शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन इसमें 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो तीनों लॉन पेयर जो होते हैं वो उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाते हैं, और एक्सियल पोजीशन पर दोनों सराउंडिंग एटम्स क्लोरीन प्रेजेंट होती है, तो इसकी शेप हो जाएगी लीनियर। ICl2 माइनस की शेप हो जाएगी लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन dsp3 है लेकिन शेप हो जाएगी लीनियर। ICl3 सेंटर एटम आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम क्लोरीन 3, 7 और 3 10, कोई चार्ज नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, n की इक्वल टू 5, n वैल्यू 5 होगी। dsp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होगा, ICl3 में भी dsp3 ही होगा, लेकिन इसकी शेप यहाँ पर, चूँकि यहाँ 2 क्लोरीन थे और यहाँ पर कितने हो गए हैं 3 क्लोरीन, तो इसकी शेप होगी टी शेप। यहाँ 2 लॉन पेयर हैं, यहाँ 3 लॉन पेयर, यहाँ 3 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पर 2 लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है dsp3। अगला एग्जाम्पल देखते हैं POCl3 सेंटर एटम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5, नाइट्रोजन फैमिली का है 5 होंगे। सिग्मा बॉन्डेड एटम्स, ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्लोरीन को करेंगे। 5 + 3, चार्ज कुछ नहीं है छोड़ देंगे, /2 इक्वल टू कितना जाएगा इसमें 8/2 4, और 4 के लिए क्या आएगा sp3। तो POCl3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, POCl3 में sp3। sp3 की रेगुलर शेप होती है टेट्राहाइड्रल, बॉन्डिंग एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ सारे एटम सेम नहीं है, एक डबल बॉन्डेड एटम है और 3 सिंगल बॉन्डेड एटम्स हैं, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। रेगुलर जो शेप होती है उससे रेगुलर टेट्राहाइड्रल होती है। इसमें बॉन्ड एंगल, क्योंकि रिपल्सन जो होता है वो डबल बॉन्ड का ज़्यादा लगता है सिंगल बॉन्ड के, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो लोन पेयर के इक्वल मानते हैं उसके रिपल्सन को, वो सिंगल बॉन्ड को रिपेल करेगा नीचे की ओर, तो बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। तो इसकी शेप जो होती है रेगुलर नहीं होती, कुछ इस तरीके से हो जाती है, ये ऊपर की ओर और 3 क्लोरीन ऐसे, ये हो जाएगी POCl3 स्ट्रक्चर। उसके बाद में एक एग्जाम्पल आता है ClO3 माइनस। ClO3 माइनस में सेंटर एटम क्या है यहाँ पर क्लोरीन, सेंटर एटम क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हेलोजन फैमिली का है 7 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन में भी बताए थे आपको 7, तो इसमें भी कितने होंगे 7, प्लस सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 0, ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसको प्लस कर देंगे, 7 + 1/2 8/2, n की वैल्यू आएगी 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया मैंने sp3, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, लेकिन शेप क्या टेट्राहाइड्रल होगी, नहीं, इसमें एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन केवल 3 ही जुड़ी हुई है यहाँ पर, तो एक क्या होगा इसमें लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक होगा लॉन पेयर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स और दे रही हूँ आपको। चलिए हेलोजन इनर्ट गैस जिनोन के कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। जिनोन के फ्लोराइड, जिनोन के ऑक्साइड, जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड। तो पहले मैं लिख रही हूँ जिनोन के फ्लोराइड XeF2, XeF4, F6, ये तो हो गए उसके जिनोन के फ्लोराइड्स। जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड XeOF4, XeO2F2 और XeOF2, ये उसके ऑक्सीफ्लोराइड्स हो गए। जिनोन के ऑक्साइड XeO3,
XeO4, और एक होता है XeO6 4- जिसको परजीनेट आयन बोलते हैं। इन सब में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं अपन क्या होगा। सबसे पहला एग्जांपल XeF2, सेंटर एटम सभी में जीनोन है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में कितने होते हैं 8, कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल होता है तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8। n इक्वल टू 8 प्लस सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 2, चार्ज कुछ नहीं है, बाई 2, 10/2, 5, n की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें dsp3। XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा dsp3। n की वैल्यू 5 है लेकिन फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं 2, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें 3, और 3 लॉन पेयर होंगे तो शेप क्या हो जाएगी लीनियर। तो XeF2 में शेप हो गई है लीनियर। XeF4 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 4, 12/2, 6 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें D2sp3। D2sp3 के लिए रेगुलर शेप होती है ऑक्टाहाइड्रल, या जिसको बोलते हैं हम स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन इसमें से जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो कितने हैं 4, यानी कि 6 में से 4 तो बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हो गए इसमें लॉन पेयर। 2 लॉन पेयर होंगे तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे, ताकि उसमें मैक्सिमम रिपल्सन हो या स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो। ठीक है, तो 2 लॉन पेयर हैं वो प्लेन से ऊपर और नीचे आ जाएंगे, तो ये जीनोन सेंटर में हो गया और ये चारों फ्लोरीन्स उसके कॉर्नर पर आ गए हैं, और ऊपर की ओर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नीचे की ओर आ जाएगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का और शेप होगी इसको स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 होते हुए भी इसकी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसमें 4 ही बॉन्डेड एटम्स हैं, 2 इसमें क्या है लॉन पेयर। XeF6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 प्लस सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 6/2, 14/2, n की वैल्यू आएगी 7, और 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें D3sp3 7। लेकिन क्या 7 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, नहीं, इसका मतलब 6 ही फ्लोरीन हैं, तो एक क्या है इसमें लॉन पेयर। तो 7 के लिए रेगुलर शेप होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लेकिन यहाँ एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी शेप हो जाएगी पेंटागोनल पिरामिडल। XeF6 की शेप हो जाएगी पेंटागोनल पिरामिडल। 6 इसमें बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है इसमें लॉन पेयर। तो लॉन पेयर भी साथ साथ हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं कितने कितने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हैं, उसमें से 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है लॉन पेयर। अगला एग्जाम्पल XeOF4 सेंटर एटम जिनोनी है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स, केवल फ्लोरीन को कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, सिग्मा बॉन्ड तो बनाती है लेकिन साथ में क्या बनाती है पाई बॉन्ड। हमें केवल सिग्मा बॉन्ड वालों को ही लेना है। 8 प्लस 4/2, 12/2, 6, n की वैल्यू 6 होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें D2sp3। लेकिन क्या इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर के रूप में हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बन रहे हैं 4 तो फ्लोरीन ने बना लिया और एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिया, अभी भी एक की कमी है, तो एक क्या है इसमें लॉन पेयर। तो जिनोन उसके साथ में 4 फ्लोरीन हैं, वो तो सारे प्लेन में आ गए हैं, और एक तरफ आ जाएगा इसमें डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन और एक तरफ आ जाएगा इसमें लॉन पेयर, तो इसकी भी शेप हो जाएगी पेंटागोनल पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल नहीं है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। ध्यान रखना इस बात को, ये होगी शेप इसकी। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता, ये लॉन पेयर होता, जैसा कि यहाँ XeF4 में हुआ था, तो उसको हमने कही थी स्क्वायर प्लेनर, लेकिन यहाँ एक तरफ ऑक्सीजन आ गया है तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। इसके आगे अगले एग्जाम्पल XeO2F2 जिनोन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 2, चार्ज कुछ नहीं है, 8 प्लस 2 10/2, n की वैल्यू 5, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp3। n = 5, लेकिन बॉन्डेड एटम्स 4 ही नजर आ रहे हैं, तो एक क्या होगा इसमें लॉन पेयर। तो ऐसे हम लॉन पेयर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉन पेयर कितना होगा इसमें
1। ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि दिए गए मॉलिक्यूल में लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर की पोजीशन कहाँ होगी, लोन पेयर प्रेजेंट होने पर उसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल आप जो रेगुलर होता है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है लोन पेयर प्रेजेंट होने पर, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होता है। ये वेस्पर थ्योरी का सेकंड पॉइंट है जो आगे आने वाली थ्योरी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। XeO2, चलिए इसमें बता रही थी XeO2F2 में N=5 है, लेकिन 5 में से यहाँ पर 4 ही सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक क्या हो गया इसमें लोन पेयर। XeOF2 8 प्लस सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 2, 10/2 5, इसमें भी n की वैल्यू 5 है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा DsP3, लेकिन इसमें जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं 3, तो लोन पेयर कितने आ गए यहाँ पर 2। XeO2F2 इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है DsP3, लेकिन इसमें 1 लोन पेयर है और इसमें 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल XeO3 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, सिग्मा बॉन्डेड, कोई एटम नहीं है, कोई इस पर चार्ज नहीं है, तो 8/2 के लिए N=4 और N=4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 3 ही जुड़ी हुई हैं, तो एक क्या होगा लोन पेयर। sp3 की रेगुलर शेप टेट्राहाइड्रल होती है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा और शेप भी थोड़ी सी इसकी चेंज हो जाएगी। तो इसकी शेप मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। एक तरफ आ जाएगा इसमें लोन पेयर और ये 3 ऑक्सीजन जो हैं ये थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाएंगी। ठीक है, XeOF4 जीनोन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स नहीं हैं, 8/2 N=4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, दोनों में सेम है हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। XeO3 में एक लोन पेयर है, XeOF4 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी रेगुलर शेप होगी टेट्राहाइड्रल। परजीनेट आयन XeO6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8, सिग्मा बॉन्डेड एटम्स 0, लेकिन साथ में 4 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो प्लस में 4 करेंगे /2, 12/2 N=6 और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। N=6 है, ऑक्सीजन भी 6 अटैच हो रखी हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रूप में हैं, लेकिन 4 ऑक्सीजन पर इस पर नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए इस पर कौन सा है 4 नेगेटिव, यानी कि उन्होंने केवल सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, पाई बॉन्ड नहीं बना रखा, तो इसकी शेप ऐसे होगी। शेप तो इसकी स्क्वायर बाइपिरामिडल ही होगी, लेकिन मैं ज्योमेट्री बना देती हूँ इसकी। ये जीनोन और इसमें 2 ऑक्सीजन जिन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा है वो प्लेन से ऊपर और नीचे होंगे, और 4 ऑक्सीजन जिन्होंने केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है वो प्लेन में होंगे, और इन चारों पर होगा नेगेटिव चार्ज। ये परजीनेट आयन की स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप है। ठीक है, ये जीनोन के कुछ कंपाउंड्स हो गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं आयोडीन के कुछ कंपाउंड्स। IF5, ये जिनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड भी कहते हैं, IF5, ICl3, ICl2-, IF7 इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये। IF5, ICl3, ICl2-, IF7 एक ClF3
ये और भी हो सकते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव नेचर के बेसिस पर आपस में मिक्स होकर के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो और भी इसके काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, मैंने कॉमन एग्जांपल्स लिखे हैं। इसमें देखिए IF5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आयोडीन के पास में? 7। चार्ज कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। 7 + 5/2 12/2 6, और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। D2sp3 शेप क्या होगी इसके लिए? D2sp3 के लिए रेगुलर शेप होती है स्क्वायर बाय पिरामिडल, लेकिन यहाँ पर हमें जो फ्लोरीन है वो 5 ही नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? एक लॉन पेयर। तो इसमें एक तो है लॉन पेयर और 5 है इसमें बॉन्ड पेयर। तो लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। इसका अगला एग्जाम्पल है ICl3। सेंटर एटम वही आयोडीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी। सराउंडिंग एटम सिग्मा बॉन्डेड 3 है, चार्ज कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। 7 + 3/2 10/2 5 के लिए सेम हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें DsP3। इन दोनों में सेम होगा ICl2- और ICl3। दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। आयोडीन 7 + 1 और +2 10/2 n = 5। 5 के लिए होगा DsP3। DsP3 होने पर दोनों में जो शेप है वो होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 5 हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर जो हैं वो इसमें 3 हैं और इसमें 2 हैं। तो यहाँ तो हैं 2 लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, और इसमें हैं 3 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो इसकी शेप तो है टी शेप और इसकी शेप हो गई है लीनियर। IF7 7 + 7 14/2 14/2 के लिए 7 हो जाएगा, और 7 के लिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा D3sp3। और D3sp3 के लिए चूंकि 7 है और ये भी 7 है, जिसकी रेगुलर शेप होगी, कोई लॉन पेयर नहीं है, और वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए स्टूडेंट्स, ये भी इसी के जैसा ही हो गया है। ICl3 ClF3 दोनों सेम है ये। तो एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसके आगे, और आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें अपन वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं को थोड़ा सा लिंक करके चलेंगे क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है। तो वेस्पर थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।